आज करुणा दीदी और संमित्रा जी की शेयरिंग है हिंदी में। तो करुणा दीदी की शेयरिंग से शुरू कर लेते हैं। तो करुणा दीदी हमारे अरुणा दीदी जो भगवान भैया की वाइफ है, अरुणा दीदी उनकी बड़ी बहन है। दीदी यूएचवी परिवारों के फैलाव का ही उदाहरण है। दीदी के पति ओंकार भैया अ, और बेटी गुंजन जी और रंजन जी हैं। दीदी की ये 5वीं शेयरिंग है और करुणा दीदी के यूएचवी के प्रस्ताव के आधार पर वास्तविकताओं को सीखने समझने के काम में दीदी लगी हैं। और दीदी बेटी भी शेयरिंग करेंगी, गुंजन बेटिया भी शेयरिंग करेंगी। जी दीदी, स्वागत है आपका। जी दीदी, हमारी भतीजी करेगी, साक्षी करेगी शेयरिंग। गुंजन तो ठीक नहीं है कर पाएगी। जी, जी। पहले वो ओके करेगी। जी जी। नमस्कार। मेरा नमस्ते। नाम सा मेरा नाम साक्षी सिंह परिहार है। मैं बचपन से ही अपनी बुआ जी श्रीमती करुणा सिंह चौहान व फूफा जी ओंकार सिंह चौहान के साथ छतरपुर में रहती हूँ। मेरी अभी 5 वर्षीय लॉ की पढ़ाई पूरी हुई है और जैसा कि मैं एज़ अ लॉ स्टूडेंट ये समझ पाई हूँ कि लॉ की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, तो मैंने अभी कुछ समय के लिए इसे विराम देकर अपनी आवश्यकता के अनुरूप में डीएड को चुना है। तो इसके पूर्ण होते ही मैं अपनी लॉ स्ट्रीम में फिर से कंटिन्यू काम करना शुरू कर दूँगी। मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएचवी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे छोटे फूफा जी श्री भगवान सिंह परमार जी व बुआ जी अरुणा सिंह परमार जी इससे पूर्णतः जुड़े हुए हैं व यूएचवी को ही इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर रखा है। तो यह उन्हीं के प्रयासों व दृढ़ता का प्रमाण है कि आज हम सभी परिवार समेत यूएचवी के माध्यम से एक मानव होते हुए स्वयं को, अपने स्वभाव को, स्वयं एवं शरीर की आवश्यकताओं को, मानव के आपसी संबंध, प्रकृति से स्वयं के संबंध को व भागीदारी को ठीक तरह से समझने में जुड़े हुए हैं। मैं निरंतर तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती हूँ, परंतु मेरी बुआ जी जिनके साथ मैं रहती हूँ, वे बहुत बड़ी माध्यम है, जिससे मुझे थोड़े-थोड़े ज्ञान रूपी मोती मिलते रहते हैं, जिन्हें मैं और ज़्यादा इंटरलिंक इसलिए भी कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जिनकी बेटी हूँ, वो तो सरल थे ही, पर जिन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी बुआ जी, फूफा जी, उन्होंने मुझे मानवीय मूल्यों और संस्कारों के साथ ही बड़ा किया है। इसलिए मेरे लिए यूएचवी को समझना उतना कठिन नहीं है। इसके साथ-साथ अरुणा बुआ जी और भगवान सिंह फूफा जी की प्रेरणा से यूएचवी का जो कंटेंट है और उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। मैंने जब अपने परिवार वालों की दृढ़ता को इस ओर बढ़ते देखा, तो मेरा भी इस ओर ध्यान जाने लगा है कि और कहीं न कहीं इसकी सार्थकता भी दिखाई दे रही है, जिससे मैं आई या सेल्फ को देखने की कोशिश करती हूँ। जिससे मुझे यह समझ आता है कि सुख स्वभाव है व सेल्फ को इसकी आवश्यकता निरंतर है। यह समझ आता है क्योंकि सुख मेरे ही अंदर है, क्योंकि आज हर व्यक्ति, फिर वो मैं हूँ, आप हों या आस-पास कोई भी हो, हर मानव सुख की निरंतरता में ही कार्यरत है। तो स्वयं को समझने के लिए मैं यह सेशन कर रही हूँ, अ, जिससे मैं 2 वास्तविकताओं से जुड़ पाई हूँ, जो कि एक सेल्फ है और एक बॉडी। हमारी हमारी हमारा सेल्फ ही हमारी बॉडी को आई थिंक कमांड देता है, जिसके अनुरूप ही हम रिएक्ट करते हैं व जीवन जीते हैं। मेरी ऐसी समझ बन पाई है और जैसा कि ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो मुझे लगता है कि स्वयं को समझने के लिए ये आवश्यक है कि मैं इससे और प्रॉपर तरीके से जुड़ूँ और इसे कंटिन्यू भी करूँगी। अब आगे की बात बुआ जी अपनी शेयरिंग से रखेंगी। धन्यवाद। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी दीदी, जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, सभी को फिर से नमस्ते। सभी साथियों को नमस्ते। मैं करुणा चौहान छतरपुर मध्य प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी गुंजन चौहान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मुंबई में रहती है। और छोटी बेटी डॉक्टर रंजन चौहान ओरल सर्जन है, वो इंदौर में अपने परिवार के साथ रहती है।
मेरे साथ बचपन से ही साक्षी मेरे भाई की बेटी है, रहती है, और अभी उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो गई है, जैसा कि उसने बताया ही है। तो मैं इसमें आगे कुछ भी नहीं रखूंगी, और इस कंटेंट से जुड़ने का श्रेय मैं अपनी छोटी बहन अरुणा परमार व कुंवर साहब भगवान सिंह जी को देती हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे परिवार के अधिकांश लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इस अभ्यास सत्र से ही मेरे भाई बालेन सिंह जी भी इस कंटेंट से जुड़े हैं, और अभी तक की यात्रा में जो मैंने सीखा है, समझा है, उसको मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। और आज मैं पहले अपनी जो मैंने समझा है और मेरी समझ बनी है, मेरी उपलब्धि है, उसको मैं बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपना अभ्यास 1 और 2 भी रखूंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि पूरी सजगता व निष्ठा के साथ मैं इस कंटेंट को सुनती हूँ, समझती हूँ, और हर क्षण सुखी रहने का प्रयास करती हूँ। अपनी कल्पनाशीलता के प्रति भी मेरी सजगता बढ़ी है, और सभी के साथ संबंध व स्नेह के भाव के साथ रहने का प्रयास करती हूँ। सही समझना, सही जीना, सुखपूर्वक जीना हर मानव की आवश्यकता होती है, और अब मैं इसी समझ के साथ जीना चाहती हूँ। मेरी मूल चाहना संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना है। समझ, संबंध और सुविधा की भी पहचान हुई है, और समृद्धि को तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ कि मैं हर समय ऐसा लगता है कि मेरे पास जितनी भी चीजें हैं, तो उसमें कोई भी 15-20 लोग भी मेरे पास आ जाएं तो मुझे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इतनी समृद्धि का भाव तो मुझे अब दिखने लगा है, और मैं अपने आप में बदलाव के रूप में देखती हूँ कि मैं अब किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। इस तरह से मेरी ये छोटी सी उपलब्धि रही। अब मैं अपना अभ्यास 1 और 2 रखूंगी। तो अभ्यास 1 में मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, यानी चैतन्य इकाई को समझना है। स्टेप 1 में सजग रहते हुए हर क्षण मैं अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास के साथ ही देखने के साथ ही भाव, विचार व आशा को देखना है, बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया किए। तो मैं देखती हूँ कि कल्पनाशीलता तो निरंतर चलती है, जो जैसा है वैसा ही देखना है। तो उनको ऐसा समझ में आता है कि शुद्ध दृष्टा भाव के साथ ही मैं इसको देख सकती हूँ। और जब मैं सहज स्वीकृति की लाइन में होती हूँ, जो सही समझ, सहज भाव और संबंध का भाव होता है, तो मैं कल्पनाशीलता को काफ़ी समय तक उसमें मैं टिकी भी रहती हूँ, और अच्छे से देख पाती हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं कहीं भी उलझती हूँ, तो मैं अपनी कल्पनाशीलता को ही देखने का प्रयास करती हूँ, तो वहाँ से मैं जल्दी से बाहर भी निकल पाती हूँ। स्टेप 1 के साथ ही जब मैं स्टेप 2 को देखती हूँ, स्वयं में सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देखना चाहती हूँ, और इन भावों की निरंतरता को भी बनाए रखना चाहती हूँ। स्टेप 2 के साथ ही जब मैं स्टेप 3 को देखती हूँ, इस क्षण जो भाव, विचार कल्पनाशीलता में चल रहे हैं, वो सहज हैं या असहज हैं, मैं जिससे मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, इसको मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जब मैं सहज होती हूँ, तो सुखी होती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा भाव बिगड़ता है या मैं असहज होती हूँ, विरोध विरोध का भाव चलता है या अंतर्द्वंद चलता है, तो मैं दुखी होती हूँ। लेकिन अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये दुःख का कारण क्या है, तो मैं उससे जल्दी से निकल भी पाती हूँ। इस तरह से मेरा ये तीसरा स्टेप जो है, तो हमको ऐसा समझ में आता है कि पहला और दूसरा, तीसरा स्टेप तीनों एक साथ ही पूरे होते हैं, क्योंकि इसमें हमको अपने भाव, विचारों को ही देखना है। स्टेप 3 के साथ ही जब मैं अपने स्टेप 4 को देखती हूँ, इस क्षण मुझ में जो भाव, विचार चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है? बाहर की कोई परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं? तो मैं देखती हूँ कि निर्णय लेने वाली तो मैं ही हूँ। इसलिए मैं अपने सुख-दुःख के लिए ज़िम्मेदार भी हूँ, क्योंकि बाहर की कोई परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति ट्रिगर मात्र करता है, और निर्णय का अधिकार तो मेरा ही होता है। इसलिए मैं द्वेष व शिकायत से मुक्त होती हूँ, और अपने सुधार व परिमार्जन के लिए तत्परता से आगे भी बढ़ती हूँ। स्टेप 4 के साथ ही जब मैं स्टेप 5 को देखती हूँ कि इस क्षण में मेरे जो भाव, विचार चल रहे हैं, उसका निर्णय हम किस आधार पर लिया है? सही समझ या मान्यता के आधार पर? तो मैं कह सकती हूँ कि जब तक मैं इस कंटेंट से नहीं जुड़ी थी, तब तक तो अधिकांश निर्णय मान्यता से ही होते थे, जिसमें निश्चित नहीं होता था कि मैं सुखी होंगी या दुखी होंगी। लेकिन अब जब से मैं इस कंटेंट से जुड़ी हूँ और मेरी सही समझ, सहज भाव को मैं समझने लगी हूँ,
संबंध का भाव जो सहज स्वीकार है हमको, तो अब हम सारे निर्णय इसी आधार पर ही लेती हूँ, सही समझ के आधार पर लेती हूँ, तो मैं आराम में भी रहती हूँ और सुखी भी होती हूँ। तो अब मैं स्टेप 5 के साथ ही जब मैं स्टेप 6 को देखती हूँ कि मुझे स्वीकार क्या है, तो मैं देख पाती हूँ कि संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। तो अभी तक तो मैं संबंध व्यवस्था सिर्फ़ कहने में समझती थी या कुछ, लेकिन अभी 2-3 अभ्यास सत्र से मुझे समझ आया है कि ये संबंध बहुत गहराई में समझने की चीज़ है, क्योंकि संबंध कुछ अपने परिवार या रिश्तेदारों से ही नहीं, संबंध हमको हर मानव के साथ दिखना चाहिए और हर प्रकृति की हर इकाई के साथ मेरा संबंध है, ऐसा हमको समझ में आता है। तो मुझे जैसे ही इस बात को समझती हूँ मैं, व्यवस्था भी घर की व्यवस्था ही नहीं, पूरे प्रकृति की व्यवस्था को समझ में आता है, तो संबंध व्यवस्था को समझते हुए मैं चिंतन, बोध और अनुभव की क्रिया का महसूस करती हूँ, क्योंकि सह-अस्तित्व में ही हमको सोने का भी एहसास होता है कि सह-अस्तित्व के साथ ही सारी इकाइयाँ तो शून्य में संपृक्त हैं, तो ये सह-अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। तो अब इसको मैं संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व को भी ही संपूर्णता में समझना चाहती हूँ और यही मेरी मूलभूत आवश्यकता है। स्टेप 6 के साथ ही जब मैं स्टेप 7 को देखती हूँ, कि इस क्षण मैंने अपने आप में सुनिश्चित किया है कि संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। इस भाव के साथ ही मैं सुखी होती हूँ, आराम में रहती हूँ। इसे मुझे पूरी अस्तित्व व प्रकृति के संदर्भ में समझना है और इसमें निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए इन भावों की निरंतरता को बनाए भी रखना चाहती हूँ। तो मैं इतना इसमें समझ पाई हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मेरी मेरी समझ पूरी तरह से बन गई है, लेकिन अभी ऐसा हमको लगता है कि हर पॉइंट पे मेरी स्पष्टता तो बनी है और संबंध के भाव के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि यही एक ऐसा भाव है जिसमें आत्मीयता का एहसास हो। यहाँ पे मेरा अभ्यास 1 खत्म होता है। अब मैं अभ्यास 2 में शरीर मैं चैतन्य हूँ और शरीर के चैतन्य के साथ ही मैं शरीर को भी देखना चाहती हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर है, ये दोनों अलग-अलग तरह की वास्तविकता है। दोनों की आवश्यकता भी अलग है। जीवन निरंतर है और शरीर सामयिक है। जब मैं शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखती हूँ, जैसे साँस चलना, दौड़ना, दिल धड़कना, खुजली होना, झुनझुनी चढ़ना इत्यादि, तो मैं इसके अलगाव को भी अच्छी तरह से समझने लगी। पहले तो मैं शरीर मान के ही जीती थी, इसके बाद भी मैं शरीर को इतने अच्छे से नहीं समझ पाई थी, ऐसा अब मुझको समझ में आने लगा है। तो लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि सेल्फ और बॉडी दोनों अलग है और उसको मैं अच्छी तरह से समझ भी पा रही हूँ। स्टेप 1 के साथ मैं जब स्टेप 2 को देखती हूँ, मेरे और शरीर के बीच सिर्फ़ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, तो ये बात भी स्पष्ट ही हो रही है। स्टेप 3 के को जब मैं देखती हूँ, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो मैं कह सकती हूँ, इसका निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। चाहे संकेत देने का हो, चाहे सूचना देने का हो, जो भी हो, शरीर को अपने निर्णय के अनुसार ही चलाती हूँ। एक साधन के तरह उपयोग करती हूँ। भूख लगने पर खाना खाने का जब सेल्फ के द्वारा बॉडी को संकेत मिलता है कि भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाना खाती हैं। तो ये निर्णय तो हमारे ही हैं, इस तरह से मैं इसको भी समझ रही हूँ। और निर्णय का आधार तो मेरा अभ्यास 1 में भी मुझे पहले भी स्पष्ट हुआ है और ये भी मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हुआ है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। स्टेप 3 के साथ ही जब मैं स्टेप 4 को देखती हूँ, मैं संवेदना अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। तो मैं शरीर से अलग हूँ, ये भी देखती हूँ, तो शरीर में होने वाली संवेदना को जैसे ही मैं देखती हूँ, दर्द होना, खुजली होना या गर्मी-सर्दी का एहसास होना, है ना? झुनझुनी चढ़ना, तो मैं देखती हूँ कि जब ये संवेदना मुझको दिखती है, तो मैं एहसास कर पाती हूँ कि संवेदना से अलग होते हुए भी मैं इसको पढ़ पाती हूँ। तो इसकी समझ भी मेरी इतनी बनी। इस पे स्टेप 5 को जब मैं देखती हूँ कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णयपूर्वक पढ़ती हूँ, अर्थ देती हूँ, उससे प्रभावित होती हूँ, नहीं होती हूँ, प्रतिक्रिया ज़िम्मेदारीपूर्वक प्रस्तुत होती हूँ। इससे हम संवेदना के जो 4 स्रोत शर्मिला दीदी ने बहुत अच्छे से समझाए थे, उससे ही मैं समझ पाई हूँ कि बाहर की कोई व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जब उसके बोलने की आवाज़ मेरी ध्वनि कान तक पहुँचती है, उससे जो शरीर में संवेदना होती है, तो उसको भी मैं पढ़ पाती हूँ। आवश्यकता अनुसार उसे अर्थ भी देती हूँ।
तो इस तरह से मैं इसको बाहर दूसरी जो संवेदना है, बाहर की कोई परिस्थिति, जैसे ठंडी हवा चलती है जब मेरे त्वचा में लगती है, उस संवेदना को भी मैं समझती हूँ कि मुझे उसको कैसे निर्वाह करना है, तो मैं लोशन लगाती हूँ। ठंड है तो कपड़े भी पहनती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको समझा है। और तीसरी संवेदना शरीर में होती है, शरीर में होने वाली घटना, जैसे पाचन चलना या दिल धड़कना, सांस चल रही है, तो जब सब कुछ सही ठीक-ठाक चलता है तब तक तो उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही सांस की गति बढ़ती है, तो मैं सजगता के साथ उस ओर ध्यान देती हूँ। इस संवेदना को भी मैं समझ पाई हूँ। और चौथी, हमारी कल्पनाशीलता में भी जो भाव विचार चलते हैं, उससे जो मैं सुखी-दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, बेचैन होती हूँ, उस संवेदना को भी मैं पढ़ पाती हूँ और उसके साथ निर्वाह भी करती हूँ। इस तरह से मेरा 5वां पॉइंट हुआ, 5वां स्टेप हुआ। और इसी के साथ मैं जब 6वें स्टेप में पहुँचती हूँ, परतंत्रता और स्वतंत्रता पर भी हमारा ध्यान जाने लगा है। समझ पा रही हूँ कि सही समझ, सहज भाव ही स्वतंत्रता है, स्वभाव में बने रहना है। और समझ का अभाव ही परतंत्रता है। बाहर से सुख खोजना, दूसरे से सम्मान पाने की अपेक्षा रखना ही परतंत्रता है। तो इतनी समझ मेरी इस पॉइंट पे भी बनी। स्टेप 6 के साथ ही जब मैं स्टेप 7 को देखती हूँ कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। मैं आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान शून्य के माध्यम से करती हूँ। और ये हमेशा नहीं करती हूँ, सामयिक है, ये निरंतर नहीं है। और शरीर हमारे लिए एक उपयोगी साधन है। तो मैं कह सकती हूँ कि शून्य तो हर जगह है, क्योंकि शून्य तो हमको आधार में ही दिखता है। लेकिन इसमें इतनी जल्दीबाज़ी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझने की चीज़ है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन लगता है कि जिस तरह से शर्मिला दीदी ने शून्य का आकार बताया है, उससे तो मुझे बहुत क्लैरिटी हो रही है कि वो ट्रांसपेरेंट है और हर इकाइयाँ उसमें चारों तरफ से ऊर्जित हैं, व्यवस्थित हैं, भीगी हुई हैं या घिरी हैं। तो इस तरफ भी मेरा ध्यान अब जाता है। लेकिन आगे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि पहले मैं चैतन्य के बारे में नहीं उतना ध्यान देती थी, लेकिन अब जब मैं चैतन्य के साथ ध्यान देने लगी हूँ, अपने अंदर काम करने लगी हूँ, तो उसके साथ-साथ मैं अपने शरीर का पोषण, संरक्षण और संतुलन के लिए भी काम करती हूँ। अब मैं मरने-जीने के भय से भी मुक्त हो गई हूँ। मैं सुखपूर्वक जीना भी चाहती हूँ और सुखपूर्वक इस शरीर को भी छोड़ना चाहती हूँ। और चौथा पॉइंट है सुख स्वभाव या प्रभाव। तो सुख स्वभाव का विषय है, प्रभाव का नहीं। उम, हमें यह आचरण में इसको बनाए रखना है। इसके लिए सतत प्रयास करते रहना है। सुख स्वभाव है, सुख का स्रोत हमारे अंदर ही है, इसे देखने की ज़रूरत है। सुख की क्रिया जीवन में होती है, सुख निरंतर है। प्रभाव बाहर होता है जो दूसरे से मिलता है और प्रभाव से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, उसमें निरंतरता नहीं होती। अब मैं किसी अनुकूलता या प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होती हूँ। सही समझ, सहज भाव जो संबंध का भाव है, हमें वही भाव सहित स्वीकार है, उसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ। अब मैं सजगता, सरलता और सहजता के साथ ही सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ और इसकी निरंतरता को भी बनाए रखना चाहती हूँ। आप सभी को हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी शेयरिंग खत्म होती। तो अभी मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि दीदी करुणा दीदी और साक्षी जी की शेयरिंग के बारे में अपनी बात को रखें। नमस्ते, नमस्ते करुणा जी, साक्षी जी। नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। जी, शुरुआत आपने अरुणा जी के माध्यम से करी, लेकिन अब जी। आप अपने में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। जी आप दीदी, क्योंकि मेरे पास समय कम है दीदी, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी जो उम्र है, तो मैं अपने आप को ज़्यादा उससे रिलेट कर पा रही हूँ। जी, कितनी उम्र है आपकी? 67 है दीदी। अच्छा, अच्छा। ठीक है, उम्र तो थोड़ी बढ़ी है लेकिन समय अभी है और जी, आप जितना-जितना अपने में ये कंटेंट को उतार रहे हैं, उसका जो लाभ है वो भी आपको दिख ही रहा है। जैसा आपने मेंशन किया जी, कि मृत्यु से जो भय था वो निकल गया जी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डे टू डे हमारी लाइफ में कितना फ़र्क लाती हैं वो तो आप देख ही पा रहे हैं। तो जी बहुत दीदी, ही आप बहुत अच्छे से समझाती हैं दीदी। मैं जी, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्या कहूँ?
मेरे पास शब्द नहीं है। आप इस तरह से समझाती हैं कि हमको कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे अंदर ही आत्मसात हो जाता है। लेकिन चूंकि नहीं मेरा वो तो समय। जी। हम जो कर रहे हैं वो तो ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, बाकी तो आपका खुद का एक्सप्लोरेशन है। जी। आप जी। अपने अंदर उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ही आपकी समझ बढ़ती है। तो जी। बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपकी शेयरिंग सुन के। और जी दीदी। अरुणा जी और भगवान सिंह जी का ये उनको भी ये श्रेय जाता है कि आप इसमें जुड़े और आपको इसका महत्व दिखाई दिया और आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरी जो नौगांव की जो टीम बन रही है बड़ी, जी। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि एक तरह से टीम बढ़ती जा रही है। और आप सबका जो योगदान है आसपास के लोगों के लिए और सब ना गांव में, तो वो बहुत ही बढ़िया है, सराहनीय है। और साक्षी के लिए मैं कहूँगी कि बेटिया साक्षी को भी अगर आप चाहें तो सुबह के सत्र को जुड़ सकते हैं या जी दीदी। वर्कशॉप कर सकते हैं। जी। हाँ बेटे। जी दीदी, मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। मतलब अभी थोड़ा कंटिन्यू क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, अच्छा। पर मैं कोशिश कर रही हूँ और हाँ, इससे जुड़ जाऊंगी। बहुत अच्छा अच्छी लगेगा। संभावना है बेटे। आपको जी। इसमें इंटरेस्ट लगा, आप इसका महत्वपूर्ण क्या महत्व है इसका वो देख पाए, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके भी पहले के ही संस्कार अच्छे हैं और साथ में आपके बुआ फूफा इस काम में लगे हैं और इनके जी। कारण भी आपके बहुत अच्छे अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं। तो इसके जी साथ दीदी। ही जब भी आपको समय मिले एक वर्कशॉप कर लें और मॉर्निंग सेशन से जुड़ें, तो आपको और भी अपने में आराम महसूस होगा और अच्छा लगेगा। जी। इसके साथ ही आप जो भी काम करना चाहें वो भी करें, है ना। व्यवसाय एक तरफ है, बट साथ ही साथ अपनी समझ बढ़ाएंगे तो हर काम को हम बाहर और अच्छे से कर पाएंगे। तो यही ठीक। उम्मीद के साथ मैं रखती हूँ, विराम देती हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। जी। धन्यवाद दीदी।